नमस्कार, स्वागत आप सभी का स्काईमेट वेदर चैनल पर। और आज एक विशेष वीडियो हम बना रहे हैं आपके लिए। इसमें हम आपको जोड़ेंगे सीधे गुजरात के एक किसान से जो उन्नत विधियों से खेती करते हैं और इस समय वो बनासकांठा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ महेश पलावत जी हैं जो गुजरात के मौसम के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आगामी दिनों में किस तरह से रहेगा मौसम और ये जो ऋतु है, ये जो समय है फरवरी महीने का, इस समय कैसा मौसम वहां पर होता है और इस मौसम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा खेती पर, या इस मौसम का प्रभाव क्या रहेगा खेती पर। वर्तमान समय में जो फसलें इस समय गुजरात में बोई गई हैं उन पर ये बताएंगे आरडी पटेल साहब जो हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आपका पटेल साहब, बहुत बहुत नमस्कार सर। जी सर, आपका स्वागत है। और सभी धन्यवाद दर्शकों सर। के साथ हम जी इंटरेक्ट होंगे। सबसे पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं गुजरात अपने दर्शकों को कि गुजरात भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ की अर्थव्यवस्था न सिर्फ उद्योगों पर आधारित है बल्कि खेती पर भी आधारित है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य गुजरात के बारे में यह है कि गुजरात का जो पूरा लैंड एरिया है, पूरा जो भूभाग है, उसका आधे से अधिक क्षेत्रफल खेती के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर गुजरात में इस समय जो पूरे साल में जो आमतौर पर सबसे अच्छी फसलें होती हैं वो कपास है, मूंगफली है, गन्ना है। इसके अलावा तंबाकू का भी बड़े पैमाने पर वहां पर खेती की जाती है। इसके साथ ही साथ धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, अरहर, चना भी बड़े स्तर पर उगाया जाता है। तो आरडी पटेल साहब से हम बात करें इससे पहले गुजरात के वर्तमान मौसम के बारे में महेश जी आप बताएं कि इस समय क्या मौसम है गुजरात के पूरे कच्छ, सौराष्ट्र या पूर्वी क्षेत्र में, और आने वाले दिनों में किस तरह के मौसम की संभावना है, और जो मौसम है क्या ये सामान्य मौसम है इस समय के लिए। हाँ, देखिए इस बार क्या हुआ था कि हमने देखा था कि बेमौसम बारिश हुई थी। यानी जनवरी के महीने में खास करके गुजरात काफी शुष्क रहता है। जब मानसून हट जाता है उसके बाद गुजरात का मौसम लगभग शुष्क हो जाता है, लेकिन इस बार बेमौसम बारिश हुई, लेकिन वो बारिश काफी अच्छी रही उसके लिए, यानी फसलों के लिए, आगामी फसलों के लिए। और इस बार सर्दी भी काफी लंबी खिंची है और काफी अच्छा, यानी कि आप कह सकते हैं कि शीतलहर जैसी स्थिति बनी रही। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में, नलिया में तो टेम्परेचर 2 और 3 डिग्री तक भी पहुंच गया था। तो ये जो सर्दी जब होती है, लंबी खिंचती है और कड़ाके की सर्दी पड़ती है, तो ये गेहूं की फसल जो इस समय है उसके लिए काफी अच्छा होती है। और जो दाने पड़ने की भी जो क्वालिटी होती है फसल की अच्छी हो जाती है। और अभी भी जो तापमान है वो सामान्य के आसपास बने हुए हैं। अब अगले 2 दिनों तक यानी 11 फरवरी तक हमें उम्मीद है कि जो दिन और रात के तापमान थोड़े से बढ़ेंगे और उसके बाद एक बार फिर 2 से 3 डिग्री की गिरावट होगी। तो हम कह सकते हैं कि सर्दी अभी बरकरार रहेगी, हालांकि मौसम फिलहाल शुष्क ही बना रहने की संभावना नजर आ रही है। जी, गुजरात का जो सौराष्ट्र क्षेत्र है इसकी बहुत लंबी बाउंड्री है जो समुद्र तटीय इलाका है। और इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र, इसमें अगर हम बात करें सूरत, वलसाड़, नवसारी की जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ भी तटीय इलाका है। तो क्या इस समय बारिश की संभावना होती है आमतौर पर कि अरब सागर में कोई मौसमी सिस्टम डेवलप होगा और वो अचानक बारिश देगा गुजरात में, ऐसा देखिए सामान्यतः क्या होता है कि जब मानसून जब हट जाता है तो उसके बाद जो भी यानी कि साइक्लोन वगैरह काफी कम होते हैं इस सीजन में खास करके जी। और ये जो आप कह सकते हो नवंबर के महीने तक या दिसंबर ज्यादा से ज्यादा तो कुछ साइक्लोन या कोई लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना रहती है। और जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने पूरी तरह से एक तरह से शुष्क होते हैं। और कभी अगर बारिश होती है तो बेमौसम बारिश होती है। तो इस बार भी हमें उम्मीद है कि जो आगामी जो दिन है, यानी कि कम से कम 10 या 15 दिन, या कह सकते हो तो फरवरी का पूरा महीना गुजरात के लिए अब शुष्क ही बना रहेगा। हालांकि जो तटीय इलाके हैं वहाँ थोड़ा सा मिनिमम टेम्परेचर जो अंदरूनी हिस्से हैं उनसे थोड़ा ज्यादा बना रहता है। और ये क्योंकि समुद्र के आसपास के इलाके हैं इसलिए थोड़ा ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पर मॉइस्चर ज्यादा होता है, हवा में आर्द्र हवाएं आती है खाड़ी की तरफ से और समुद्री क्षेत्रों की तरफ से, इस वजह से तापमान ज्यादा रहता है। तो कह सकते हैं कि जनवरी, फरवरी और मार्च ये महीना गुजरात के लिए लल पीरियड है वेदर के टर्म में। वैसे अप्रैल में भी मतलब बहुत ज्यादा अप्रैल में भी कभी कभी छुटपुट बारिश होती, प्री मानसून शावर वगैरह हो जाते हैं। लेकिन जून के महीने में ही जब मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, और जून के आप कह सकते हो कि 10 से 15 जून के बीच में मानसून ज्यादातर दस्तक दे देता है सूरत, वलसाड़ जो दक्षिणी इलाके हैं। और फिर धीरे धीरे वो जून का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ता है वैसे बाकी इलाकों को कवर करता है। तो जून से सितंबर जो है यही जो रेनी सीजन है, उसके बाद बारिश गुजरात में काफी कम होती है। जी, आरडी पटेल साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं बनासकांठा से, गुजरात के साबरकांठा से। साबरकांठा जी, ये उत्तरी क्षेत्र है गुजरात का। और इस समय जो मौसम है, जैसा कि महेश जी ने बताया कि तापमान सामान्य से नीचे चल रहे थे, तो क्या वास्तव में इस
मौसम से, इस तापमान के इस स्तर से गेहूं की फसल समेत जो वहाँ की इस समय की रबी फसलें हैं उनको फायदा पहुंच रहा था? पहुंच, आपका क्या इस पर ओपिनियन है, क्या आपका एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से? हाँ सर, सबसे तो स्काईमेट परिवार और पलावत सर, आपका महेश पलावत और देवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी जी कि आपने इतना अच्छा जो कार्यक्रम बनाया किसानों के लिए। मैं जी। आपको बता दूं कि गुजरात के अंदर सर क्या है कि गेहूं की बुआई लगभग 20 नवंबर से शुरू होती है, तो वो 10 जनवरी तक करीब करीब चलती है। 10 जनवरी तक बुआई चलती रहती हाँ हाँ, है? चलती है सर, क्योंकि ओके। नवंबर जैसे जैसे किसान मूंगफली निकालते हैं वैसे वैसे गेहूं की बुआई करते हैं। कॉटन कोई डालता है तो वो भी लेट वैरायटी होती है, तो वो गेहूं की बुआई दिसंबर या जनवरी तक लगाते रहते हैं। जी तो जी जी। अभी हमारे यहाँ क्या है कि अभी आज तो क्लाउड है यहाँ पर, हाँ तो थोड़ा हाँ टेम्परेचर हाँ। भी बढ़ा हुआ है आज। तो ओके। अब जो जिन लोगों ने नवंबर के अंदर गेहूं की बुआई की या दिसंबर के अंदर की, उनके गेहूं अब कटाई की कगार पर खड़े हो, करीबन 20-25 दिन के बाद उनकी कटाई शुरू हो जाएगी। बीस और पच्चीस मार्च से? नहीं, 20-25 दिनों के बाद, यानी कि मान लो कि सर आज 9 फरवरी है, तो वो लगभग मान लिया जाए कि जिन्होंने नवंबर के अंदर गेहूं की बुआई की थी, जी। उनकी कटाई का वक्त अब आ चुका है। जो अग्रिम किस्म होती है गेहूं की, वो उनकी कटाई का समय आ चुका है। हाँ हाँ सर, आ चुका है। जी और मैं आपको बता दूं कि सर जो हमारे यहाँ गेहूं की जो वैरायटी है वो है 491 करके वैरायटी है, 9001 है, 173 है, 496 है। वो सारी वैरायटी लॉन्ग पीरियड है, इसमें लॉन्ग एवरेज वाली है, करीब 100 से 120 दिन के अंदर उनका जो कटाई का वक्त होता है, ओके। 120 से। सवा तीन 3.5 महीने से 4 महीने के बीच लगभग। हाँ हाँ, उनकी कटाई का वक्त होता है। जी और जी जो जी। भी हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे आपको मैं ये अभी ऐसा है, गुजरात के अंदर की गेहूं की बुआई हमारे उत्तरी गुजरात के अंदर ज्यादा होती है। ओके। और जो कि साबरकाठा, महसाना, हाँ बनासकाठा, हाँ। इनके अंदर गेहूं की बुआई ज्यादा होती है। और हमारे साबरकाठा में होते हर कोई किसान लगभग गेहूं की, अब मैं बता दूं कि मुझे जानकारी है वहां तक, अभी 14 जनवरी को भी किसानों ने गेहूं की बुआई की है। ओ। 14 जनवरी को भी हमारे यहाँ गुजरात के अंदर जो किसान होते हैं उन्होंने बुआई की है। और एक तरफ गेहूं जो है वो उनको पानी देना भी छोड़ दिया है, क्योंकि उनके 20 दिन के बाद उनकी कटाई का वक्त भी आ जाएगा, तो क्योंकि टेम 14 जनवरी को जो बुआई हुई है, क्या ये हाँ। भी 100 से 120 दिन वाली वैरायटी है? अगर इस हिसाब से होगा तो ये नहीं मई नहीं, में अभी जाकर तैयार होगा? नहीं, वो सर अप्रैल के एंडिंग के अंदर वो तैयार हो जाएगा। अब 20 अच्छा। अप्रैल के आसपास वो तैयार हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर जब ऊपर जाता है तो क्या होता है कि गेहूं की बुआई को पानी ज्यादा देना पड़ता है, और उसका उत्पादन प्रति एकड़ में करीब 40-50 मन ही मिलता है। लेकिन जी जो लॉन्ग वैरायटी होती है उसका प्रति एकड़ 120 से 110 100 कभी कभी तक उत्पादन मिलता है उसका, जी प्रति मन के हिसाब से। जी। तो पटेल साहब। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हमारे यहाँ सर क्या होता है गुजरात के अंदर की, अभी अभी इस बार ठंड काफी लंबी खींची। पहले जब हमने गेहूं की बुआई की 6 दिसंबर को, मेरे जी कुछ मैंने 6 दिसंबर को गेहूं की बुआई, इस वक्त टेम्परेचर काफी ऊपर बने हुए थे। तो जी। मुझे गेहूं के अंदर पकते समय तक उसे 5 से 6 बार तक पियत देना पड़ा, 6 बार तक। ओके। मतलब अभी गेहूं की फसल लगभग मैं तैयार हो चुकी है। आज मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, वो मैं आपको वीडियो दिखाऊं सर, वो गेहूं की फसल कैसी, आप देख सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, आप ये दिखाइए आपने जो खेती की है इस समय ये उसकी देखिए, स्थिति क्या है? आप देख पा रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल देख पा रहे हैं हम। ये गेहूं को हमने अभी 20 दिन के बाद उसकी कटाई का वक्त आ जाएगा। ओके। और ठीक ये है। ये गेहूं देखिए, ये गेहूं अभी 1 महीने 1.5 महीने बाद कटाई में आएगा। इस तरफ से आप देखिए सर, जी। और ये जैसा कि महेश जी ने बताया कि अगले कम से कम 15 दिनों तक जो मौसम के संकेत मिल रहे हैं, स्काईमेट के जो वेदर मॉडल है वो जो संकेत कर रहे हैं कि मौसम पूरी तरह से साफ और शुष्क रहेगा। तो जब आपकी कटाई और मड़ाई की प्रक्रिया शुरू होगी, जो प्रोसेसिंग शुरू होगी, तब हाँ। आपको इसमें कोई मौसम की तरफ से कोई व्यवधान या बाधा पड़ने की संभावना नजर नहीं आ रही फिलहाल। नहीं, जी ऐसा हाँ। तो नहीं है, क्योंकि हमें तो उम्मीद है कि सर 15 मार्च तक तो हमारे यहाँ आमतौर पर बारिश जिसे हम बोलते हैं ना, वो गुजराती के अंदर हम बोलते हैं कि प्री मानसून बारिश, या जो मावठा बोलते हैं जिसको, जी वो 15 मार्च के बाद इसकी थोड़ी थोड़ी कई बार ऐसा होता है कि मार्च के एंडिंग में भी हमारे यहाँ बारिश होती है और गेहूं की फसल खराब हो जाती है। जी तो लेकिन अभी इस तो बार फिलहाल पटेल साहब ऐसा लग रहा है कि अभी जो फरवरी का महीना है वो तो लगभग पूरी तरह शुष्क रहेगा। हालांकि बेमौसम बारिश होने की संभावना बन रही है इस समय
15-16 फरवरी से मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में, छत्तीसगढ़ में, विदर्भा और मराठवाड़ा में। हाँ सर। लेकिन जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, गुजरात है, कोकण गोवा है, ये सारा इलाका और साथ-साथ राजस्थान के ज्यादातर इलाके शुष्क ही रहेंगे। तो इसीलिए कोई चिंता वाली बात अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि स्काईमेट मौसम पर नजर रखता है, तो जैसे ही इस तरह की कोई वेदर एक्टिविटी आएगी तो हम किसान भाइयों को जरूर सूचित करेंगे, जिससे कि वो थोड़ा सा सावधानी बरतें और सचेत रहें। लेकिन तो सर आज इसीलिए आज सर काफी बादल आए हुए हैं। आज हाँ, अभी बादल है, आप तो देख सकते ये जो हैं। बादल है, ये मीडियम और हाई क्लाउड है, यानी कि जो इनकी ऊंचाई है कम से कम 15,000 से 20,000 22,000 फीट पर होती है। तो ये क्या करते हैं, तापमान तो जो रात का तापमान है इसको तो थोड़ा बहुत बढ़ा देते हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं होती। केवल ये थोड़ा सा धूप को कम करते हैं। और ये मीडियम और हाई जो क्लाउड है, ये बारिश बिल्कुल नहीं देते। तो कोई ऐसी चिंता वाली बात नहीं है कि फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और बारिश की संभावना गुजरात में फिलहाल कम से कम 10-15 दिन तक तो बिल्कुल नहीं। जैसे कि सर इसीलिए क्या होता है, सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि सर मार्च के अंदर अगर मान लो कि हमारे यहाँ बारिश होती है तो उसके साथ विंड स्पीड ज्यादा होती है। हाँ हाँ, उस समय वो दाने झड़ने की संभावना बन जाती है, या हाँ, पेड़ तो गिरने क्या की गेहूं संभावना गेहूं है ना, वो गेहूं पूरी तरह से लेट जाते हैं तो उसका उत्पादन है। 50% तक कम हो जाता है सर। हाँ जी, तो जी। किसानों को उसे काटने की भी दिक्कत होती है और वो गेहूं की क्वालिटी भी खराब हो जाती है। लेकिन मैंने अभी आपको जो वीडियो देखा है, अभी गेहूं बताया मेरे, वो पूरी तरह से तैयार है। करीब 20 दिन के बाद उसकी कटाई का वक्त आ जाएगा, तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी सर। नहीं, अभी और फिलहाल इसमें तो कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। देखिए पटेल साहब, जैसा कि महेश जी ने बताया कि जो अभी संभावना बारिश की बन रही है वो सेंट्रल इंडिया में जरूर है, लेकिन वो पश्चिमी मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात की तरफ नहीं है। तो कम से कम अगले 10-15 दिनों तक, 2 हफ्ते तक तो आपको चिंता से मुक्त रहने की जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद हम आपसे भी और गुजरात के तमाम किसानों से भी आग्रह करेंगे, ये हम उनको कहेंगे कि हमारे साथ लगातार जुड़े रहें। हम मौसम, पूरे देश के मौसम पर हम लोग रखते हैं नजर, और लगातार उसका विश्लेषण किया जाता रहता है कि कहीं अगर मौसम खराब हो रहा है तो उसको उसका जो इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा खेती पर पड़ता है, और अच्छा, उसकी मार क्योंकि अभी किसानों पर पड़ती है। तो इसीलिए हम आपको पहले से ही जानकारी देते रहते हैं। हाँ सर, ये आपकी सही बात है। हमें 5 दिन पहले 4 दिन पहले आप बता देते हैं तो अभी हमारे यहाँ कभी नवंबर में ऐसा हुआ था जब मानसून की अच्छी बारिश हुई थी लास्ट में, वो काफी मूंगफली को नुकसान हुआ था। लेकिन आपने स्काईमेट ने हमें बताया था कि भाई जी, ऐसा होना था। हमारे काफी सारे किसानों ने इस जो माल मूंगफली थी उसे गोडाउन में शिफ्ट कर दिया था, उसे ताड़पत्री या शेड के नीचे रख दिया था। तो इसकी वजह से काफी सुरक्षित नुकसान हो गया कम था। हुआ था। जी। अच्छा पटेल साहब, एक चीज और मैं पूछूंगा कि जिस तरह से गेहूं या तमाम जो दूसरी फसलें हैं, देश के तमाम इलाकों में जो किसान हैं, जो इस समय हमें देख रहे होंगे, वो उनकी जानकारी के लिए मैं जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, कीटनाशक और रोगनाशी दवाओं का इस्तेमाल होता है, और उससे कहीं ना कहीं लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, और बाद में धीरे धीरे उसका जो उर्वरता है आपकी जमीन की, उसकी उर्वरता पर भी उसका असर पड़ता है। और एक्स्ट्रा, यानी जितनी जरूरत है, जितनी डोज दिए जाने की आवश्यकता है उस मिट्टी में, उस फसल को, उससे ज्यादा उर्वरक हम जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर लेते हैं, उससे भी मिट्टी खराब होने लगती है, क्लाइमेट भी खराब होने लगता है। इस पर आपकी क्या राय है? आप लोग किस तरह से इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करते हैं? सर गेहूं में तो एक बात मैं बता दूं कि गेहूं में तो जब हम बुआई करते हैं, वो जी। मशीन आता है ट्रैक्टर्स के पीछे लगा हुआ, हाँ, तो हाँ। उसके अंदर हम एनपीके करके खाता रहता है। डीएपी कोई डालता है, कोई एनपीके डालता है। हाँ, हाँ। जितना गेहूं होता है, मान लो कि 20 kg गेहूं होता है, तो उसके हिसाब से इतना उर्वरक भी डालते हैं। ओके। और गेहूं की जब वो बाहर निकलते हैं तो 20-22 दिन के बाद हम उसे पहला पानी देते हैं। जी। तो उसके अंदर क्या होता है कि हम एक ही बार उसका यूरिया का छिड़काव करते हैं। पूरे और पूरे गेहूं के साइकिल में जो पूरी फसल है, उसमें सिर्फ हाँ, एक बार नाइट्रोजन आप देते हैं? हाँ, एक ही बार। कई लोग 2 बार देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगभग जो किसान है वो एक ही बार देते हैं। जब वो 22-25 दिन का गेहूं होता है तो तभी वो एक ही बार देते हैं। इसके बाद तो लगभग कोई सर हमारे यहाँ नहीं देता। हम तो नहीं देते, और दूसरे कई किसान भी उर्वरक नहीं देते हैं, एक ही बार यूरिया हम का भी इस छिड़काव समय करते हैं। हम भी पटेल साहब, देखिए आप गेहूं के खेतों के पास खड़े हैं, और ये हाँ भी सर। फसल लगभग 20-25 दिन या 1 महीने पुरानी है, और इसमें अभी पानी दिया गया है, और साथ ही अभी हाल ही में जो पहला यूरिया का छिड़काव है नाइट्रोजन का, वो अभी किया गया है। आप हाँ देखिए सर, कितनी सही बात है। खूबसूरत फसल है ये इस समय। ये सर आपकी बहुत अच्छी बात है, ये फसल भी अच्छी है। लेकिन अभी हमारा तो सुझाव यही है, जैसे हमारा अनुभव कह रहे थे कि गेहूं के अंदर एक ही बार आपको यूरिया देना चाहिए। और जी।
उसके अंदर पेस्टिसाइड का तो उपयोग हम बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि गेहूं के अंदर कोई भी इल्ली वगैरह का कोई फंगस या ऐसा कोई बीमारी नहीं लगती है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक एक और चीज बताइए कि नाइट्रोजन का जो इस्तेमाल होता है फसलों में, वो मुख्यतः वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए होता है, वानस्पतिक वृद्धि के लिए। हाँ फसल हाँ का सर जो उसका। फसल का जो विकास हो रहा है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। तो जहां हाँ पर उसके। लोग हाँ सर। ज्यादा ज्यादा नाइट्रोजन देते हैं, वहां उनको क्या करना पड़ेगा? अगर वो नाइट्रोजन की डोज कम करते हैं, तो अपनी जो फसल है उसकी वानस्पतिक वृद्धि को ठीक रखने के लिए क्या करना चाहिए? सर मैं आपको बता दूं कि आप जब गेहूं की बुआई करते हैं तो मेरा किसानों से अनुमोदन है कि उनका एक विनती है कि वो डीएपी ही डाले गेहूं की बुआई के वक्त, क्योंकि बुआई के वक्त डीएपी। डालें, ठीक हाँ है। वो उसका उसका असर होता है करीब करीब 3.5 महीने तक जमीन के अंदर रहता है। ठीक तो है। डीएपी डालेंगे इतना बेहतर रहेगा। और एक ही बात मेरा निवेदन है कि वो यूरिया का छिड़काव करे केवल जो 20 दिन की फसल गेहूं की होती है, तब पानी देने से पहले या देने के बाद केवल एक ही बार उसका हल्का हल्का छिड़काव करे, यूरिया का डाले। जी। बाकी तो मेरा तो सुझाव ये है कि आप यूरिया का यूज ज्यादा ना करें। हाँ गेहूं की हाइट बढ़ेगी यूरिया देने से, लेकिन वो जमीन को कथित मात्रा में काफी स्ट्रॉन्ग कर देगी, उसे मजबूत कर देगी उसकी परख को। जी। अच्छा पटेल साहब, गेहूं के अलावा और कौन सी फसल आप बोते हैं? कौन सी फसल आप की बुआई करते हैं आप? हमारे यहाँ सर साबरकांठा के अंदर गेहूं और खास करके जो है तंबाकू लगाते हैं कई लोग, और कई वो बोलते हैं कि बटाटा वगैरह भी लगाते हैं। जी। लेकिन जो हमारे यहाँ ज्यादातर जो किसान लोग हैं वो गेहूं की ही बुआई लगाते हैं, गेहूं ही करते हैं। जी। तो सॉरी। तो इस समय आपके यहाँ, जैसा कि आपने बताया कि आपकी कुछ फसल ऐसी है जो 15-20 दिन बाद कटने वाली है, हाँ तैयार हो और कुछ जाएगी। फसल ऐसी है जो 1 महीने बाद कटने वाली है ना? हाँ तो सर हाँ सर हाँ, बताइए। नहीं नहीं, आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे। हाँ सर वो आपकी बात सही है। जिन लोगों ने दिसंबर के शुरुआती दिनों में या नवंबर में लगाई है, उनकी जी। फसल की गेहूं की फसल अब पूरी तरह से तैयार है। वो जी। उनका कटाई का वक्त आ चुका है। और जो लोग दिसंबर की एंडिंग या जनवरी की शुरुआत में लगाई है, वो मार्च या अब मार्च के एंडिंग में अप्रैल की शुरुआत में उसकी कटाई का वक्त आएगा। जी। तो ऐसे में हम एक बार फिर से अपने जो फार्मर हैं, किसान भाई हैं गुजरात के, उनसे ये आग्रह करेंगे, क्योंकि आपकी फसल अब कटाई बढ़ाई के लिए तैयार हो रही है, और जो बहुत अर्ली स्टेज है, ये कटाई बढ़ाई का समय है, कह सकते हैं। हालांकि जैसा कि महेश जी ने बताया कि मौसम की स्थिति अभी आपके अनुकूल है, आप अगर कोई भी खेती से जुड़ी गतिविधियां करते हैं तो उसमें मौसम की तरफ से कोई व्यवधान या बाधा नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जो वर्तमान स्थितियां होती हैं, टेम्परेचर जब बढ़ने लगता है ना, तो अचानक कुछ हालात ऐसे बनते हैं समुद्री क्षेत्रों पर, सर्कुलेशन डेवलप हो जाते हैं और बेमौसम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती है, तो इससे फसलों को नुकसान हो जाता है। कटाई मड़ाई करने से पहले निश्चित रूप से आप मौसम के बारे में जरूर जानते रहें, और खासतौर पर जब आप सिंचाई बंद करने वाले हैं, आखिरी सिंचाई देने वाले हैं, उस दौरान भी मौसम के बारे में जान लें। अन्यथा अगर आपने सिंचाई कर दी और इस समय इस स्टेज में अगर बारिश के साथ हवा चल गई, तो आपको ज्यादा बड़ा नुकसान हो सकता है। पटेल साहब, आप क्या कहेंगे? सर आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा अभी 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 कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था। जो एक WD आया था अभी जो आपके जम्मू कश्मीर के ऊपर, वो जब हट गया तो हाँ हाँ, उत्तरी दिशा से जो हवाएं चली थी, इस वक्त काफी किसान गेहूं के अंदर पानी दे रहे हैं, तो उनकी फसल काफी लेट चुकी है, तो उनका बिल्कुल। उत्पादन है वो कम हो जाएगा 20-25%। इसीलिए इसीलिए सिंचाई देने से पहले और उर्वरकों या कीटनाशकों का छिड़काव करने से पहले मौसम के बारे में जरूर जान लें। हम आपको अक्सर बताते रहते हैं, अपने जो एग्रो एडवाइजरी से जुड़े वीडियो होते हैं उसमें अक्सर बताते रहते हैं। महेश जी, इस समय जो हवाएं हैं उत्तर दिशा से आ रही हैं, गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ क्षेत्र में, और जहां पर पटेल साहब हैं, साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन, तो ये हवाएं जल्दी ही बंद हो जाएंगी, तो टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। देखिए अभी जो इस समय अभी नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया हुआ है जो जम्मू कश्मीर के ऊपर है, उसके प्रभाव से क्या हो रहा है कि जो हवाओं की गति है और रफ्तार है वो बदली है, और मतलब कह सकते हैं डायरेक्शन डायरेक्शन भी बदला है। बदला है जी। तो जो उत्तर पूर्व से आ रही थी हवाएं वो अब पूर्व से आना शुरू हो गई है, यानी कि जो थोड़ी सी इनमें गर्मी बढ़ी है कह सकते हैं। तो अभी जो मिनिमम टेम्परेचर है 2 डिग्री 3 डिग्री बढ़ सकते हैं अगले 2-3 दिनों में, लेकिन जैसे ही ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकलेगा तो 12 तारीख से एक बार फिर उत्तर पूर्वी दिशा से ठंडी हवाएं चलेंगी। तो आप कह सकते हैं कि अभी सर्दी बरकरार रहेगी, और जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर इस समय गुजरात का, उससे 1 या 2 डिग्री नीचे ही बना रहेगा। तो अभी फिलहाल तेज गर्मी की आशंका नहीं है, इसके फसलों को इससे फायदा ही पहुंचने की उम्मीद दिखाई दे रही है। पटेल साहब, आप क्या कहेंगे कि अगर टेम्परेचर नॉर्मल से कम रहता है, मिनिमम टेम्परेचर खास तौर पर, तो इस समय आपकी फसल को फायदा होगा या नुकसान?
सर मैं आपको बता दूं कि अभी तो हमारे यहाँ ठंड 15 से या 10 टेम्परेचर है, इसमें ही हमारी भलाई है, क्योंकि जिन लोगों ने जनवरी के अंदर गेहूं की बुआई की उनको ठंड अभी चाहिए। ओके, तो ये अच्छी बात है यानी। तो जहां पर बुआई अभी हुई है उनके लिए फायदा होगा। हाँ सर, जो जो लोगों ने जनवरी के शुरुआत या जनवरी मध्य तक जिन लोगों ने गेहूं की बुआई की है उन्हें तो अभी ठंड चाहिए, तो इसके लिए टेम्परेचर 15 या 10 के आसपास हो तो उनके लिए अच्छा रहेगा, वरना वो उनको उत्पादन इतना नहीं मिलेगा जो नवंबर या दिसंबर में गेहूं की बुआई की है, उतना उनको वो लोग उत्पादन नहीं ले पाएंगे गेहूं की फसल का। चलिए, और तो कुल मिलाकर अच्छी खबर है कि अभी कम से कम 8-10 दिन तक टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, थोड़े बहुत बढ़ेंगे, लेकिन गनीमत है कि जो गर्मी ऐसा एहसास अभी फिलहाल नहीं होगा, तो फसलों को फायदा ही रहे। जी, पटेल साहब, जैसा कि महेश जी ने बताया, आप उन किसानों को भी ये जानकारी आप शेयर करें, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं कि जिन्होंने अभी बुआई की है, कि उनको इस मौसम से, जिस तरह से तापमान गिरेगा और सामान्य से नीचे रहेगा, इससे उनको फायदा पहुंचने वाला और सर एक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पलावत सर से, वो जी। तो मैं तो उनके संपर्क में रहता हूँ, लेकिन मेरी एक उनसे शिकायत है कि आप यूट्यूब पर जितना हो सके वो इतने हिंदी में वीडियो डाले, ताकि जो फार्मर होते हैं वो ज्यादातर गाँव के अंदर रहते हैं, क्योंकि जी हाँ। उनको अंग्रेजी वो समझ नहीं पाते, और थोड़ा विस्तार से हमें बताएं कि गुजरात के अंदर अभी मौसम साफ रहेगा या अभी कोई ऐसी बारिश की संभावना नहीं है, अभी तो उत्तर दिशा से हवा है वो अभी इतने दिन तक चलती रहेगी, थोड़ा अच्छा तरीके से बताएंगे तो जो ग्रामीण लोग हैं उनके पास अभी यूट्यूब के सिवा कोई और विकल्प नहीं होता, तो उनको अच्छे से वो लोग समझ पाएंगे कि उनकी फसल को किस तरीके से उन्हें आगे पानी देना है नहीं देना है, या उनको समझ में आए कि अभी बारिश होनी है तो हमें उसे सेफ जगह पर रखना पड़ेगा, जो एपीएमसी के अंदर माल पड़ा हुआ है उसे भी नुकसान से बचाया जा सके। इसके लिए आप हो सके इतनी आपकी जानकारी तो लगभग सटीक ही निकलती है, लेकिन हो सके और भी अच्छा रहेगा किसानों के लिए अगर आप अच्छी तरह से समझाएंगे। ये जरूर हम ये गुजरात के ऊपर, राजस्थान के ऊपर, महाराष्ट्र के ऊपर जो इस समय जहाँ पे फसल इस तरह की है, तो जरूर बनाएंगे और हिंदी में बनाएंगे। बीच बीच में इंग्लिश के लिए बनाने पड़ते हैं, क्योंकि दोनों जो हमारे दर्शक हैं दोनों तरह के जुड़े रहे हैं, लेकिन ज्यादातर कोशिश हमारी रहती है कि हमारे जो ज्यादा वीडियो होते हैं वो हिंदी में ही बनाते हैं, और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि अब गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, जो भी हिंदी वाले इलाके हैं उसमें हिंदी के वीडियो ज्यादा बनाए। क्योंकि सर पटेल काफी साहब, लोग, आपका जी जी बोलिए। क्योंकि सर ऐसा क्यों होता है कि जो गाँव की आबादी है वो सबसे ज्यादा खेती से के साथ जुड़ी जी हाँ, हुई जी होती है, जी, तो बिल्कुल उन्हें ठीक है। समझने में अगर हिंदी में तो वो हम अच्छी तरह से समझ जाते हैं, और हम हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपके वीडियो शेयर करते रहते हैं, तो उससे जो लोग आपके साथ जुड़े नहीं वो भी देख पाते हैं, तो जी, अच्छा रहेगा अगर आप थोड़ा आप आपकी कोशिश अच्छी है कि बिल्कुल, ग्रामीण बिल्कुल, आबादी को स्काई जैसा मेल कि से। आपने कहा, पटेल साहब, जैसा कि आपने कहा, पलावत जी ने आपको बताया, महेश जी ने बताया कि हम कोशिश करेंगे कि और ज्यादा वीडियो बनाएं और हिंदी में वीडियो की संख्या और बढ़ाएं, ताकि किसानों को और सटीक जानकारी मिले। और आपने ये भी जिक्र किया कि जो मंडियों में रखे हुए अनाज होते हैं उनकी सुरक्षा भी, अगर पहले से मौसम के बारे में जानकारी रहेगी तो की जा सकेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो नुकसान होता है, ये कुल ओवरऑल अगर हम देखें तो देश का नुकसान होता है। अगर आपने अपने घर से अनाज बेच भी दिया तो भी तो नुकसान हो रहा है। तो आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की, पटेल साहब, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से हम आपके साथ बात करते रहेंगे आगे भी। और और देखिए, जी, आपको और महेश पलावत सर और आपके जो बड़े सर जेपी क्या नाम है उनका, पी शर्मा सर। हाँ उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और स्काईमेट परिवार हमारे भारत देश के किसानों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है और हम उससे संतुष्ट है सर। और मैं तो आपसे बात करता ही रहता हूँ, लेकिन जो लोग यूट्यूब पर देखते हैं वो भी अब जानने लगे हैं कि भाई मानसून के अंदर बदलाव होने वाला है, तो पहले से ही वो अपना जो काम है वो पूरा कर लेते हैं। और खास करके अभी क्या है कि सर एपीएमसी हमारे यहाँ भरे पड़े हुए कॉटन से और वगैरह से, तो उनको भी हेल्प अच्छा रहेगा अगर आप सटीक जानकारी देंगे बिल्कुल, तो। बिल्कुल, बिल्कुल। पटेल साहब, आपका भी धन्यवाद, और अपने दर्शकों का भी हम धन्यवाद करेंगे कि आप हमसे अब तक जुड़े रहे और इसी तरह से बने रहिए। हम कोशिश करेंगे कि किसानों के साथ और बड़ी संख्या में हम जुड़े और विभिन्न राज्यों के साथ जुड़े, और साथ ही साथ हम कृषि विशेषज्ञों को भी इस कार्यक्रम में जोड़ पाएं, ताकि हमारे देश के किसानों को सटीक जानकारी मिले, जिससे उनकी लागत कम हो, समय कम लगे, मेहनत कम लगे और मुनाफा लगातार बढ़े। तो मौसम की और सर जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन अब हम आपको एक धीरे बात, धीरे कृषि से जुड़ी बहुत विशेष जानकारियां भी आपके बीच हम लेकर के और सर एक बात बताना चाह, हेलो सर। जी, और जो आपने एग्री स्टार के साथ जो आप अभी मानसून के सीजन में आते हैं इसके लिए भी आपका धन्यवाद, क्योंकि एग्री स्टार हमारे यहाँ किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसमें जो आपका लाइव प्रोग्राम आता है सप्ताह में एक बार,
जी उससे काफी मानसूनी सीजन में, क्योंकि अभी तो आपके थोड़े व्यूअर्स कम हो जाते हैं, लेकिन मानसूनी सीजन में तो हम कब वीडियो आएगा और कब हमें जानकारी मिलेगी। और एग्री स्टार की पर से भी आप जो लाइव होते हैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद सर। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद। ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।